नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य सुलझाने वाले हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कभी-कभी बिल्कुल जादू जैसी लगती है ना? लेकिन असल में ये सुरागों से भरा एक खजाना है, जिसे थोड़ी सी समझदारी से सुलझाया जा सकता है। आज हम ऑक्साइड्स के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे बहुत ही साधारण से दिखने वाले प्रयोगों से पदार्थों की छिपी हुई रासायनिक प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज के इस पड़ताल का आधार एक हिंदी पाठ्यपुस्तक का ये छोटा सा हिस्सा है। देखने में तो ये बस कुछ लाइनें ही लगती हैं, लेकिन असल में ये दो बड़े ही कमाल के रासायनिक रहस्यों की चाबी हैं। इसमें धात्विक और अधात्विक यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में बात की गई है। हम इसके भीतर छिपे हुए हर एक सुराग को परत दर परत खोलने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या सिर्फ किसी धातु के ऑक्साइड को एक लिक्विड में घुलते हुए देखकर हम उसकी असली रासायनिक प्रकृति का पता लगा सकते हैं? मतलब ये तो बस एक भौतिक बदलाव लगता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो आंखों को दिखता है वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। असली खेल तो मॉलिक्यूल्स के स्तर पर चल रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग। कल्पना कीजिए हम एक लैब में हैं और स्रोत में दिया गया क्रियाकलाप 2.7 कर रहे हैं। सबसे पहले एक बीकर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है। ये एकदम काले रंग का पाउडर होता है। अब इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं और साथ साथ इसे हिलाते रहते हैं। बस अब हमें रुकना है और देखना है कि आगे क्या जादू होता है। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला होता है। अचानक से उस पूरे लिक्विड का रंग बदलकर एकदम चमकीला नीला हरा हो जाता है। और सिर्फ रंग ही नहीं बदलता, वो जो काला कॉपर ऑक्साइड का पाउडर था वो पूरी तरह से घुलकर गायब हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पक्का सबूत है कि वहां कुछ नया बन चुका है। अब इस जादू के पीछे की असली साइंस को समझते हैं। ये जो नया शानदार रंग आया है ना, ये कॉपर 2 क्लोराइड नाम के एक नए यौगिक के बनने की वजह से है। असल में जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक बिल्कुल नई चीज बना देते हैं। यही नया कंपाउंड उस नीले हरे रंग के पीछे का राज है, जो साबित करता है कि यहाँ सच में एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सामान्य नियम की खोज। हमने अभी अभी जो अपनी आंखों से देखा उसे हम एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में बदल सकते हैं। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ मिलता है तो वो लवंग यानी सॉल्ट और जल बनाता है। हमारे इस प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड हमारा धातु ऑक्साइड था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा एसिड था और वो जो नया नीला हरा कंपाउंड बना कॉपर क्लोराइड, वो हमारा लवण है। ये समीकरण हमें कई अन्य धातुओं के बारे में भी भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ रखकर देखते हैं। बाईं तरफ हमारा नया फॉर्मूला है, धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अब इसकी तुलना केमिस्ट्री के एक बहुत ही स्थापित नियम से करते हैं, जो दाईं तरफ है। क्षारक यानी बेस और अम्ल मिलकर भी लवण और जल ही बनाते हैं। कुछ कनेक्शन समझ में आया? दोनों ही मामलों में जब कोई चीज अम्ल के साथ रिएक्ट कर रही है तो फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सेम है, लवण और जल। और लो जी, इसी के साथ हम अपने पहले सबसे बड़े और पक्के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ बिल्कुल उसी तरह बर्ताव करते हैं जैसे कोई क्षारक करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय यानी बेसिक प्रकृति के होते हैं। हमने सिर्फ एक रंग बदलते हुए लिक्विड को देखा, उसका फॉर्मूला बनाया, उसकी तुलना एक ज्ञात नियम से की और हमारा पहला बड़ा रहस्य सुलझ गया। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, भाग 3, अधातु का विपरीत रूप। अब एक बड़ा ही लाजमी सा सवाल उठता है। धातुओं का रहस्य तो हमने सुलझा लिया, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड्स यानी नॉन मेटल्स का क्या? क्या उनका नेचर भी बेसिक होता है या वो कुछ बिल्कुल ही अलग करते हैं? अब हमारे पास जो लॉजिक और सुराग खोजने की कला है, उसका इस्तेमाल करके इस नई पहेली को भी क्रैक करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए इस दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ हमारे पास सुरागों का एक नया सेट है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है। दूसरा सुराग,
हमें पहले से पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। और तीसरा, सबसे बड़ा सुराग, इस रिएक्शन के बाद भी लवण और जल ही बनते हैं। चलिए एक बार फिर से वही तुलना वाला तरीका अपनाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक मिलकर लवण और जल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा वो जाना माना नियम क्या कहता है कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इस बार क्षारक अपनी जगह पर है और अधात्विक ऑक्साइड बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा है जो एक अम्ल करता है। और इसी के साथ हमारा दूसरा बड़ा रहस्य भी सुलझ गया, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षारक के साथ एकदम अम्ल की तरह ही रिएक्शन करते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति के होते हैं। क्या गजब की समरूपता है ना। धातुएं क्षारीय व्यवहार दिखाती हैं और अधातुएं अम्लीय। अब समय है इन सबको एक साथ देखने का। भाग 4, ऑक्साइड का अंतिम सारांश। अगर हम इस पूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इस टेबल को देखिए। एक तरफ हमारे पास धात्विक ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी प्रकृति क्षारीय साबित होती है, और दूसरी तरफ हमारे पास अधात्विक ऑक्साइड्स हैं जो क्षारक के साथ रिएक्ट करते हैं और इसलिए उनकी प्रकृति अम्लीय साबित होती है। ये देखना सच में कमाल का है कि जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट और कितने सटीक लगते हैं। आज हमने देखा कि कैसे बहुत ही साधारण से प्रयोगों और थोड़े से लॉजिक के दम पर हम पदार्थों की छिपी हुई सच्चाई का पता लगा सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम इतने सिंपल ऑक्साइड्स के नेचर की भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा के उन जटिल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर और क्या-क्या रहस्य छिपे होंगे। शायद वो बस किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान वाकई में हमारे आसपास के रहस्यों को सुलझाने की एक निरंतर यात्रा है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा यूं ही सवाल पूछते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो ऑनलाइन सॉल्यूशन एजुकेशन चैनल के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।